डॉक्टर लक्ष्मण, पहले तो ये कि जो ये पूरा मामला खड़ा हुआ है, ये कितना गंभीर है इस लिहाज से कि पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में कहाँ तक गया है। इस पर एक प्रश्न अभी शीतल जी ने भी उठाया था कि एक वर्ग है जो सचेत हुआ, लेकिन निचले स्तर तक गया है कि नहीं गया, इसको लेकर एक प्रश्न है। दूसरा ये कि इसका जो काउंटर किया जा रहा है उसका क्या असर। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि इस समय जो भी राजनीतिक परिदृश्य है उसका सबसे मूल सवाल इस समय यही है। इसलिए मैं चाहता भी था इस बातचीत में शामिल हूं और पाया, इसलिए हो सकता है कुछ बातें वो हों। असल में जितना मैं घूम रहा हूं, मैं असल में यूपी में ही हूं और कुछ कुछ चुनाव को करीब से देखने का एक मौका है। मेरा मौका सीधे चुनाव लड़ने का नहीं है, तो इसलिए जनता से सीधे जुड़ने का भी है कि वहां क्या चल रहा है। अब मैं यूपी के संदर्भ में अगर केवल ये बात कहूं तो संविधान के बदलने वाली बात इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन चुकी है और उन लोगों को वाकई ये यकीन हो गया है कि हाँ, ये 400 पार इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये फीडबैक सामान्यतः जो भी सक्रिय राजनीति में वो उसे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी और आरएसएस को भी मिल रहा है। इसीलिए उनकी भाषा में अब दूसरे चरण के बाद से अब सीधे 400 पार नारा बंद हो गया। एक तो ये मैं देख रहा हूं, या उस स्वर में, उस उत्तेजना में नहीं लग रहा है। आगे उन्होंने काट क्या नूड़ी पहले चरण के बाद ही। हाँ, एक चीज इसमें और जोड़ दूं कि आपके सवाल का एक दूसरा हिस्सा ये था कि किस तबके तक कितना पहुंचा है। अब इसका यह जवाब दिया जाए कि नहीं, पूरे एससी एसटी ओबीसी समुदाय में एक जैसी चेतना के साथ या एक ही रूप में ये सवाल गया है, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें बंटवारा है। एक तो डर है, डर तो वायरल की हो जाता है, वो तो पहुंच जाता है। उसके तार्किक ढंग से सोचने और समझने की बात अलग है, लेकिन ये एक लाइन कि ये संविधान बदलेंगे और आरक्षण को नुकसान पहुंचाएंगे, ये एक ऐसा वाक्य है जो आसानी से कहीं भी पहुंच जा सकता है और किसी के भी समझ में आ सकता है। जी। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरा जो जमीनी अनुभव और बिहार से भी थोड़ा जुड़े हुए लोग हैं वो भी फीडबैक दे रहे हैं। जिस एक लाइन की आप बात कर रहे हैं वह एक लाइन तो कायदे से चली गई है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं गई है, तो इसका मतलब मामला ये नहीं। अब वो किस रूप में गई है, ये आपने ठीक कहा कि उसी जैसे एक पढ़ा लिखा समझा है, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, या जो अखबार और व्हाट्सएप या इसकी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो तो बाकायदे इस बात को समझते हैं। और खासकर मैं ओबीसी में भी इधर बीच पिछले 10 साल में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण और तमाम चीजों पर इतने हमले किए हैं, कई बार तो मन करता है इसके लिए शुक्रिया कहा जाए, क्योंकि वो हमले सामने दिखने लगे। वो लेटरल एंट्री का सवाल हो, 13 पॉइंट रोस्टर हो, वो एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन का सवाल हो, एक नया वर्ग ओबीसी में तैयार हुआ है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में संविधान को लेकर के आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा सजग अगर कोई चेतना है तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बीच है। तो इन दोनों समुदायों में यूपी बिहार में कायदे से, और मुझे लगता है ये बात नेताओं तक भी पहुंची है, इसलिए आप चाहे तेजस्वी यादव के हाथ में देखें आज या अखिलेश यादव के हाथ में देखें, वो हाथ में संविधान की किताब लेकर के अपनी रैलियों में भाषण देना शुरू कर चुके हैं। तो उससे वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एक चीज ये से एक वर्ग ऐसा बेशक अब कह सकते हैं जिसको बहुत ये पता नहीं है कि संविधान क्या है, जहां तक शायद संविधान पहुंचा नहीं है, चुनौती वहां है। मैं थोड़ा सा भी उसको रीड करने में खुद को समय दे रहा हूं। मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं वो संविधान को समझ करके अब राशन पर वोट नहीं देगा या वो बीजेपी से एकदम मोहभंग हो गया, अभी मैं उसको रीड करना चाह रहा हूं, वो अभी वहां ऐसा नहीं हुआ है। एक तो ये बात। अब दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं सवाल के, यह बात उतनी ही तेजी से आरएसएस और बीजेपी को समझ में आई है, इसलिए शुरू उन्होंने ये किया कि मंगलसूत्र और संपत्ति को मुसलमान ले जाएंगे। ठीक एक दिन बाद आ गए कि एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को हटा करके संविधान के खिलाफ जाकर के वो मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ये बात पता नहीं है कि आपका चूंकि सरोकार रिजर्वेशन से नहीं रहा, क्योंकि मंडल विरोधी कमंडल आंदोलन के आप वो रहे। एक जगह तो पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो पैदाइशी ओबीसी हूं,
जबकि उन्होंने अपने को शिफ्ट किया है, खुद मुख्यमंत्री रहते तो पैदाइशी तो नहीं है, तो वो दर्द कतई नहीं समझते। इसलिए ओबीसी उस तरह से उनसे जुड़ जाएगा जो जागरूक है, ये गलत है। यूपी बिहार में तो अब कम से कम इस बार तो वो नहीं दिख रहा। अब आते हैं उस सवाल पर, आरक्षण छीन लेंगे। जो दूसरा वाक्य मुकेश जी गया है, मैं शायद शीतल जी इस बात से सहमत होंगे, ये वाला वाक्य गया है कि ये आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। बाकी काम तो ये वैसे भी कर रहे थे, ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को वैसे ही अपने कब्जे में कर चुके हैं। जुडिशरी में क्या है हाल सबको पता है। ये जो आरक्षण शब्द है यह खत्म कर देंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी उसकी काट ढूंढने के लिए एससी एसटी ओबीसी को एड्रेस कर रहे हैं मुसलमानों का डर दिखा करके। लेकिन वह डर अब वाजिब नहीं है। दो पक्ष, दो आखिरी बात, ओबीसी में मुसलमानों का आरक्षण मिलता है, ये ऑलरेडी मिल रहा है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मिल रहा है। उस 3743 जातियों में मुस्लिम फकीर हैं, सैफी हैं, दुनिया हैं, अंसारी हैं, तमाम जातियां उसमें शामिल हैं। एक तो ये बात, यहां प्रधानमंत्री जी फेल हो गए। हाँ, अब फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ सामाजिक न्याय के मानने वाले लोगों को ऐसा अपनी तरफ मिला लिया है, पता नहीं क्या करके, कि वो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। हम लोग बड़े हैरान हैं, जिस सरकार और जिस विचारधारा का बुनियाद संविधान विरोध और आरक्षण विरोध है, उस सरकार का कुछ अम्बेडकरवादी लोग बचाव करें। लेकिन नाम ले सकते हैं, ऐसे लोगों को नाम नहीं जा सकता है, लेकिन हम उससे और असहमति दर्ज करते हैं। यह सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। मुझे लगता है कि उत्तर भारत में यह बात कायदे से जा रही है मुकेश जी, और मुझे लग रहा है आने वाले चुनाव में अगर सब कुछ फेयर रहा तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। डॉक्टर लक्ष्मण, हमने देखा कि अभी महाराष्ट्र का जिक्र हुआ था कि कैसे वहां जो दलित संगठन है, जो पार्टियां हैं, उन्होंने एकजुट होकर बिना शर्त समर्थन दे दिया इंडिया को संविधान बचाने के नाम पर। क्या उस तरह की कोशिशें यहाँ हिंदी पट्टी में, गोवर पट्टी में कहीं दिख रही हैं? क्योंकि उस तरह के अगर अभियान नहीं होंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूज रहे वोटर। जी, अभी मुझे याद आ रहा था कि आपने जो कि सवाल जोड़ा है महाराष्ट्र से, आज प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में ही थे और आज उन्हें फिर से सामाजिक न्याय की बहुत तगड़ी याद आई और बहुत बहुत अच्छा भाषण उन्होंने दिया। शुरू में ही उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को याद किया, फिर बाबा साहब को याद किया, फिर कांग्रेस के 60 साल को याद किया कि देखो उस 60 साल में कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 साल में जितना सामाजिक न्याय हुआ, मतलब उन्होंने कहा ये सामाजिक न्याय की धरती है महाराष्ट्र, और मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 साल में जितना सामाजिक न्याय हुआ उतना कुछ गिनाया नहीं। कुछ कुछ चीजें उन्होंने मैनिफेस्टो में जैसे गिनाई है कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, पता नहीं वो चाहे वो इन्फ्लुएंसर लोग इस बात का जवाब नहीं दे रहे जो आजकल बीजेपी के फेवर में है, लेकिन देश का ओबीसी एससी एसटी जानता है, और खासकर ओबीसी की जो एनसीबीसी है उसकी क्षमता आप यहां से देख ले। फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं, बस एक संदर्भ ले लूं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया मोदी सरकार ने, बहुत बढ़िया काम किया। उसकी क्षमता देखिए, एक तो बहुत दिनों तक न मेंबर रहते हैं पूरे, न उसके चेयरमैन रहते हैं, बहुत तरह की दिक्कत। अब है उन्होंने एनसीबीसी ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि आपने ओबीसी के 27% आरक्षण बजाय 4.81% आरक्षण दिया। सरकार पहले नहीं मानती रही, ओबीसी कमीशन के उस रिकमेंडेशन को कूड़े में डाल दिया। चुनाव जब सामने आया तो योगी सरकार ने माना कि हाँ घपला हो गया, हम 6800 शिक्षकों को जो एससी और ओबीसी हैं हम इन्हें ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। लिस्ट आ गई, एनसीबीसी ने फिर कहा कि भैया ज्वाइन करा दो एससी और ओबीसी को। आज तक वो लोग ज्वाइन नहीं हुए। 650 दिन आंदोलन किया, लाठी खाई, जेल गए, मुकदमा है और आचार संहिता की वजह से जेल गए। ये एनसीबीसी की क्षमता है। तो मोदी जी के पास गिनाने के लिए जो है, बाकी वो गिनाते रहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो उससे पहले भी थे। तो एक तो ये ऐसा कोई सामाजिक न्याय उन्होंने किया नहीं है। ले दे के वो गिनाते, नीट में ओबीसी आरक्षण, तो वो लड़ाई डीएमके ने लड़ी। अगर डीएमके कोर्ट न जाता तो नीट में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो खैर उन्होंने क्या किया, ये देश का ओबीसी और एससी समझ रहा है। हाँ, आपके सवाल पर आते हैं कि महाराष्ट्र में वहां के जो संविधान के मानने वाले, सामाजिक न्याय के मानने वाले संगठन हैं, उन्होंने तो एक मुश्त इंडिया गठबंधन को साथ दे दिया। उत्तर भारत में एक दो पेच फंसा है यूपी और बिहार में। बाकी संगठन, जो सामाजिक संगठनों की जहां तक बात करूं, इस उत्तर भारत हर एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने
एक अपील जारी करके, समर्थन दे करके इंडिया गठबंधन के फेवर में सीधे सीधे या अपरोक्ष रूप से ये कहा कि भाई जो संविधान बदलने की बात करता है उसको कम से कम सत्ता में आने से रोकिए। एक तो ये बात हो गई। पॉलिटिकली थोड़ा सा मैं यूपी और बिहार में एक चीज बस पेज जो है वो दिखाना चाहता हूँ। बिहार में ऐसा हुआ नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी जब उधर चले गए, जीतन राम मांझी उधर है, चिराग पासवान है, तो एक ओबीसी और एससी कम्युनिटी के बीच जो डिवीजन है वो एक पॉलिटिकल वजह से है। जैसे यूपी में सपा और बसपा के अलग लड़ने से वो एक पॉलिटिकल डिवीजन है, बिहार में उसका असर काफी हद तक कम किया है तेजस्वी यादव ने, क्योंकि उन्होंने टिकट वितरण ऐसा किया है कि उसमें एससी और ओबीसी को खूब सीटें दी है। प्लस नीतीश कुमार जी को लेकर के उनके अति पिछड़े समुदाय में अब एक मोहभंग की स्थिति है कि भैया बहुत हो गया। तेजस्वी ने नौकरी वाले सवाल से और संविधान वाले सवाल से उसको एड्रेस किया है। तो एक डैमेज कम करने के लिए बिहार में वो पॉलिटिकल कोशिश हुई है। इसीलिए मेरा मानना है कि वहां फाइट बहुत अच्छी है। हम इसीलिए निष्कर्ष पर नहीं जा रहे हैं कि बिहार में हम आज कहते हैं कि 20 सीटें एनडीए हार रहा है, लेकिन हाँ, हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि 20 से 25 सीटों पर तगड़ी फाइट है। यूपी में आते हैं। यूपी में बसपा लंबे समय तक इनएक्टिव तरह से रही। बसपा के पास एक इमोशनल कैडर है, बसपा एक पॉलिटिकल मिशन की तरह काम करती है। पिछले दिनों जैसे ही आकाश आनंद एक्टिव हुए, फिर से बसपा का अपना कोर वोटर चार्ज हुआ है। लेकिन हाँ, उससे आप अगर ये कहें कि बसपा ने टिकट वितरण में या कहीं भी बीजेपी को फेवर, तो मोर और लेस वो चीज अभी तक नहीं दिख रही है। बसपा फाइट कर रही है और अगर अपना कोर वोटर कंसोलिडेट कर लेती है तो हो सकता है इसका एक पॉजिटिव साइन भी मिले। सपा ने इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब तक जो टिकट वितरण किया है वो तो इतने दबाव में आ गए कि यादवों को अपने परिवार को बाहर नहीं दिया। तो चाहे वो कुशवाहा हो, कुर्मी हो, निषाद हो, शाक्य हो, और दलित समुदाय में 2 सीटें ऐसी हैं जहां आरक्षित सीटें नहीं है, वहां पर दिया। तो वो सांस्कृतिक संगठन और राजनीतिक संगठन दोनों इंडिया की तरफ फेवर में दिख रहे हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण, यहाँ एक सवाल है कि जिस तरह से सामाजिक न्याय की पार्टियां बिहार और यूपी में संगठित और ताकतवर हैं, वैसी तो महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि किसी भी और प्रदेश में नहीं है। इसके बावजूद क्या वो इफेक्ट ये पैदा करने की स्थिति में है या कोशिश कर रही हैं कि ये जो इशू उनके हाथ प्लेट में रखकर मिल गया है, ये इस पूरे चुनाव की दिशा दशा बदल सकता है? क्या वो इसको समझ पा रहे हैं और कर रहे हैं इसके लिए कोशिश? मुझे लगता है कि आपने बहुत सही फर्क किया, क्योंकि अम्बेडकराइट मूवमेंट हो, सोशल जस्टिस का मूवमेंट हो, आज भी सोशल और कल्चरली महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, लेकिन पॉलिटिकली वो कहीं नहीं है, बहुत कमजोर है। उत्तर भारत में जहां तक ये बात कही जाए कि क्या उत्तर भारत के राजनीतिक दल जो ताकतवर हैं वो इसे राजनीतिक मुद्दा बना करके बड़े बदलाव की तरफ ले आ पा रहे हैं, इसका देखिए अंतिम जवाब तो सटीक तभी होगा जब परिणाम आएंगे, क्योंकि तभी दिखेगा। कोशिश में जो हो रहा है, मैंने अभी एक उदाहरण दिया, आज ही मुझे वो तस्वीर दिखी। तेजस्वी यादव सारण गए थे, एक बड़ी चुनावी रैली थी, उनके हाथ में भारत का संविधान था। अखिलेश यादव आज आगरा में थे। आगरा एक बड़ी सोशल जस्टिस की एक बड़ी जमीन रही है, बहुत मजबूत जमीन रही है, और एक और उनकी रैली थी। दोनों रैलियों में, और अखिलेश यादव 2 दिन से ऐसा काम कर रहे हैं कि बाबा साहब का एक प्रतीकात्मक रूप से एक बच्चा है जो बाबा साहब की तरह दिखने वाले हैं, वो अपनी रैलियों में साथ लेके जा रहे हैं। कोर में जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना है, मैं 2 एग्जांपल बस दे रहा हूं जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ, दिशा वही है। मुसलमानों पर घेरने की बार बार कोशिश यूपी बिहार में की जा रही है। रिजर्वेशन का सवाल हो या उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ सीधे कहते हैं कि फातिहा पढ़ने गए थे, ये मुस्लिम परस्त हैं। एक भी बार इसके रिप्लाई में भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। ये बच गया कि वो उनकी पिच पर नहीं जा रहे, संविधान वाली पिच पर हैं। तो पॉलिटिकली ये यहां पर तो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो उनके अपने वोटर जो संविधान बदलने की बात है, वह बात अपने चुनावी भाषण में दोनों उत्तर भारत के दोनों राज्यों में बखूबी जा रही है। कोर एजेंडा इस समय सर यही बना हुआ है संविधान बदलने के बाद। अब इम्तिहान उनके बूथ वर्कर का है। नेता अपना काम कर रहे हैं, इसमें तो मैं पूरे नंबर दूंगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव। अब इम्तिहान उसका है कि बूथ पर, क्योंकि बूथ के समीकरण अलग होते हैं, कई बार वो जातियों के हिसाब से बदल जाते हैं, कैंडिडेट के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर इस बात को पूरी शिद्दत से वो बूथ तक ले जाने में कामयाब हो गए, तो मुझे लग रहा है कि वो पॉलिटिकल चार्ज तो उत्तर भारत है,
इसीलिए मैंने कहा कि वो कितना चार्ज है उसका परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा। जी जी, अंतिम सवाल है डॉक्टर लक्ष्मण आपसे कि ये दीर्घकालिक प्रभावों की बात है और ये जो चेतना या भावना पैदा हुई है, ये कितनी स्थायी लंबी चलेगी? क्या ये एक हमेशा के लिए अब हिंदुत्व के लिए चुनौती बनने जा रही? मुकेश दा, हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट को अपने विचार और उस सब के लिए चुने हैं, वो संविधान और सामाजिक न्याय का स्कूल ऑफ थॉट है। तो जितना पढ़ा है, जितना इसके इतिहास को पढ़ने की कोशिश की है, राजनीति को समझे हैं, उसमें ये चीज साफ है कि यह पूरी की पूरी लड़ाई एक विचारधारा की जो हजारों साल से चली आ रही थी। दूसरी विचारधारा वो है जिसका प्रतिनिधित्व आरएसएस और बीजेपी करती है, जिससे ये विचारधारा लड़ती चली आई है। पिछले 10 साल में एक नई चीज हुई, क्योंकि इससे बड़े बड़े दौर इस देश ने देखे। मंडल आंदोलन का एक दौर ऐसा था, जाने कितनी सरकारें बनी, गिरी, नेता बने लोग, बहुत कुछ हुआ। फिर कमंडल आया, देश की राजनीति बदल गई। पिछले 10 साल में एक नया, जो 90 के बाद का बदलाव है, उसमें एक नया मध्य वर्ग ऐसा आया है। हाँ, नौजवानों में एक वर्ग ऐसा आया जिसने शायद जाति की वंचना उस तरह नहीं झेली, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 साल में उन्हें कई गहरे सबक दिए हैं। अपनी नीतियों से विभाजन को बढ़ाया है और उस विभाजन को बढ़ाते गए। मेरा मानना यह है, मैं अभी राजनीतिक अर्थ में इसको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वहां एक संदेह आपको रहेगा। राजनेता के ऊपर जनता का असर होता है। मैं एक बात बस उदाहरण के लिए जोड़ दूं, जिस समाजवादी पार्टी ने एक जमाने में बहुजन नायकों के नाम पर रखे गए जिले का नाम बदला, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल का आरोप लगता है कि उन्होंने फाड़ा, आज वही समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, अपनी गलती मानती है और पीडीए के जरिए वो संविधान की बात कर रहे हैं और टिकट वितरण दे रही है। ये बदलाव है। बहुजन समाज पार्टी में भी एक बदलाव है, सीधे अपने रेडिकल, अपने कोर वोटर को देख रहे हैं। तो पॉलिटिकली अभी कितना दूर तक ये जाएगा, इसका मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आपने जो सवाल किया है कि कितनी दूर तक जाएगा या भी विभाजन, हम बार बार अपने स्कूल ऑफ थॉट में एक बात समझते हैं और इसको दावेदारी से कहते रहे। ये बात आज कांग्रेस को समझ में आई, सपा को आई, बसपा तो मान लीजिए अभी नहीं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा क्योंकि उसका चीज अलग है। यह संघी हिंदुत्व की काट सामाजिक न्याय की राजनीति है। वो जो हिंदू का एक यूनिटी बनाते हैं, उसके भीतर जो डिवीजन है वही इसको यूनिटी से बचाएगा। सांप्रदायिकता की काट भी यही है, असमान आर्थिक वितरण की काट यही है। देश का हित इस बात में है कि सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत हो। देश का विकास इस बात में है, सबका साथ सबका विकास इस बात में है कि यह संविधान और सामाजिक न्याय का सवाल मजबूत हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर दो अंतर विरोध है। पहला, एक पीढ़ी ऐसी आई है जिसने सीधे शायद वह जातिगत भेदभाव नहीं देखा है, लेकिन बीजेपी ने सबक बहुत दिए। दूसरा, वह अपने इतिहास से ये चीज देख रही है। तो मैं ज्यादा उम्मीद बार बार करूंगा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से, जो इसे जिंदा रख पाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके बुद्धिजीवी मेन मौके पर बिदक न जाएं, बिक न जाएं और उस खेमे में न चले जाएं। राजनीतिक लोगों के लिए केवल एक ही बात कहूंगा, नेता यह देखता है कि वोट किस नाम पर मिल रहा है। अगर सपा को यह दिखा, अगर कांग्रेस को यह दिख रहा है कि पीडीए की बात करके, जाति जनगणना की बात करके हम कंसोलिडेट करके पावर चेंज कर सकते हैं, तो जनता की जागरूकता से नेता में भी बदलाव आता है। इसलिए यह कितनी दूर तक पूरा वैचारिक संघर्ष चलेगा या राजनीतिक संघर्ष चलेगा, सामाजिक संघर्ष चलेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता संविधान को और सामाजिक न्याय को किस रूप में ले रही है। अगर ये पॉजिटिव चलता रहा तो इसके राजनीतिक नेतार्थ गहरे होंगे। मुझे नहीं लगता कि आज समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो कल को वो बदल जाएंगे, इसमें गहरा